प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स यानी पॉलिटी के राजनीतिक शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 2। यह भी आपका वन शॉट होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से होने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं तो कुछ नहीं। यह भी हम लोग, इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। हम लोग समझ चुके हैं सत्ता की साझेदारी क्या होता है। अब वो साझेदारी हो गया कि सब में कार्य प्रणाली क्या है, कैसे वो कार्य करेगा वह लोकतंत्र, उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। एकदम बेसिक से एकदम समझेंगे। अब कोई विशेष हड़बड़ी नहीं है, प्रेम से हम लोग समझेंगे, बहुत लाजवाब तरीका से समझेंगे। उससे पहले कुछ प्रेरित आपको करने के लिए कुछ हरिवंश राय बच्चन के दिया गया एक कविता है। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखिए, असफल होना, फेल्योर होना आपका एक चुनौती है, उसे आपको स्वीकार करना है। क्या कमी रह गया है, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। नहीं को बहुत आदमी देखिएगा कि आप जो है फेल हो जाता है, चाहे कहीं सफल नहीं हो पाया, कोई काम उसका नहीं हो पाया तो जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कवि महाराज कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत तुम भागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। यदि आपका मेहनत लगन लगातार बरकरार हो, संघर्षशील हो, तो हमेशा याद रखें कि आपका सफलता जरूर कदम चूमेगा, नहीं तो नहीं के बराबर चूमेगा। इसी के साथ मां सरस्वती से मैं मनाता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और चैप्टर पर आइए, और हम आपको यह चीज बता चुके हैं, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली हम बताएंगे, लेकिन यह बता चुके हैं सत्ता में साझेदारी क्या होता है। सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, क्या यह क्यों जरूरी है, लोकतंत्र इसका क्या महत्वपूर्ण है, महत्व है, यह बात लोकतंत्र में। लोकतंत्र भी हम देख चुके हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं, जो मेरे प्यारे से बच्चे नहीं देख पाए हैं लोकतंत्र क्या है, वह प्यारे से बच्चे से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग पहला चैप्टर वन शॉट ही है, जाकर देख लेंगे। जहां आप 10 वीडियो देखते होंगे, वहां हम आपको एक वीडियो में समेट दिए हैं। और टोटल फैक्ट, ऐसा नहीं कोई इसमें आपका क्वेश्चन छूट रहा है, कोई बात छूट रहा है। थोड़ा सा कहने का, प्रचार करने का जो समय लोग लेता है कि यह करो वह करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए, वो सब हम थोड़ा सा कम बताते हैं, जिसके कारण आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। समझ गए? तो सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या, किसी भी देश को, शासन व्यवस्था को समाज के सभी वर्गों के समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मतलब सभी वर्ग के अधिकार है कि सत्ता में बना रहे। ऐसा नहीं है कि एक कोई जाति है, एक कोई धर्म है। यहां तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मेरा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। यह सभी धर्मों के समान अधिकार है, तो सभी धर्म और वर्ग और जाति के लोग क्यों ना इस सत्ता में शामिल हो सकता है। तो साझेदारी मतलब होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी क्यों ना रहेगा सत्ता में, शक्ति में, जो संविधान में, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी में हिस्सेदारी होना चाहिए। वही कहता है समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था को ही सत्ता को साझेदारी कहते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग की सत्ता में साझेदारी हो, सत्ता में हिस्सेदारी हो, और तो उसे हम क्या कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम सत्ता में साझेदारी कहेंगे। यह क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, तो इसका बहुत जरूरी है। अगर यह सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो टकराव की
समस्या हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ जाएगा, एक जाति दूसरे जाति से लड़ जाएगा और बहुत ही टकराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपसी टकराव मतभेद को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। मतलब समाज को विभाजन ना हो, समाज एक दूसरे को टूटे नहीं, समाज एकजुटता बना रहे, इसीलिए समाज में क्या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए, सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। लोकतंत्र में यही महत्व है, लोकतंत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप जान रहे हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था, श्रीलंका ने सत्ता में साझेदारी नहीं किया, जिसके कारण आज वह देश सबसे गरीब देश है। लेकिन आपको बेल्जियम के बारे में बताए थे, वहां जाति समीकरण और धर्म के समीकरण बहुत सुंदर से सभी वर्गों के बीच क्या कर रहा है, साझेदारी कर लिया है। तो वहां वह देश देखिए आज विकसित देश की श्रेणी में आ गए हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इतना बढ़िया से बताने के बाद कोई बच्चा कहेगा कि सर अपना लिख के बताइए। सर हम लिख के क्यों बताएंगे भैया, आपका समय बहुत मूल्यवान है। कोई बच्चा का देखिएगा 9 महीना तक सिर्फ मैथ ही पढ़ रहा है, आएगा 2 महीना 3 महीना देख लेगा, 1 महीना में की सिविक्स पढ़ लिया, हो गया। भैया मैथ की तरह इसको भी पढ़ना चाहिए, समझ गए। तो ऐसा थोड़े है कि आप एक बार देख लिए तो हो जाएगा, बार बार देखिए ना, वीडियो ही देखना है तो आपको तो पेज भी उल्टाना नहीं है, तो आराम से आपका हो जाएगा। जो बच्चा जिसको कहते हैं आलसी बच्चा, वह भी बच्चा अच्छा से अच्छा नंबर ला सकता है सिर्फ वीडियो देखकर, समझ गए। तो आप यहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी होने का अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी होना क्या है, अति आवश्यक है। इसके 2 तर्क हैं। इसका क्या क्या तर्क है, देखिए, एक उपाय है, एक नैतिक है। देखिए, सत्ता में साझेदारी होना बहुत जरूरी है, इसके लिए 2 तर्क दिया गया है, एक उपाय और एक नैतिक। क्या है उपाय, इसका इसलिए सत्ता में साझेदारी करना चाहिए कि आपसी टकराव विरोधी हिंसा को रोकने के काम करता है। यह विरोधी हिंसा को क्या करता है, रोकने का काम करता है। मतलब विरोधी मतलब होता है समाज में जो हिंसा होता है ना, उसको रोकने का काम करता है। और इधर देखिए, क्या सही है या क्या गलत है, सही फैसले सुनाता है। अगर आपका सत्ता में साझेदारी सभी जाति के वर्ग के लोग संविधान में पहुंचा हुआ रहे तो क्या सही है। अभी देखिए, एक ही जाति वर्ग धर्म के लोग वहां रहे तो अपना जाति धर्म के बारे में सोचेगा, अपना जाति धर्म के बारे में संविधान कानून बनाएगा। तो यहाँ कार्य प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो सत्ता में साझेदारी जब हो गया तो इसका क्या क्या कार्य है तो हम यहाँ पढ़ेंगे। नहीं तो कार्य क्या करता है, विधायक का क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है। थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में बताया है और यहाँ हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आप नागरिक शास्त्र का मतलब ही हम आपको समझाए हैं, आपका अधिकार का पता चलेगा, आपका क्या कर्तव्य है उसका पता चलेगा, आपका ओरिजिनल जो नागरिकता होने का जो प्रमाण है वह पता चलेगा। समझ गए मेरे प्यारे सी बच्चों। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ, देखिए इससे कोई आपको ज्यादा फैक्ट याद नहीं रखना है। मेन है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इतना ही लिख देते तो चलेगा। लेकिन यह थोड़ा सा अंतर जैसा लग रहा है, उपाय और नैतिक। सत्ता में साझेदारी का क्या उपाय है और क्या नैतिकता है, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे तो यह जवाब आप दे सकते हैं। सत्ता में साझेदारी होना क्यों अति आवश्यक है, इसका 2 तर्क दीजिए, तो उसका उपाय क्या है और नैतिकता क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। 2-2 कम से कम लिख सकते हैं, यहां तो 4-4 लिखा हुआ है। देखिए, सभी नागरिक को समान अधिकार देता है। अगर सत्ता में साझेदारी होगा तो सभी नागरिक को समान अधिकार। सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। हम पूर्व पढ़ चुके हैं, मोस्ट VVI रखिए, यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। देश में शांति बनाए रहता है, समझ गए। इसका उपाय यही है, सभी समूह को भागीदारी होना चाहिए क्योंकि सभी नागरिक एक समान होता है। सभी नागरिक क्या होता है, एक समान होता है। अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक से सुरक्षा प्रदान होता है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको बहुत अमीर गरीब लोग से जो सुरक्षा प्रदान होता है। अमीर गरीब काला गोरा शिक्षित और शिक्षित सबको समान अधिकार दिया जाता है। यह देश की एकता और अखंडता और लोकतंत्र मजबूत करता है। देखिए कितना चीज फायदा होता है, सत्ता में साझेदारी है। तो इसको आत्मा क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो आप जानते हैं शरीर में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है सत्ता में साझेदारी। तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं तो कम से कम
आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसको पीपीटी बनाना, टाइप करवाना, टाइप करके इसको क्या करते हैं कि स्लाइड बनाना, इस पर ऑडियो चढ़ाना, इतना कठिन है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है प्यारे बच्चों, यह हम कैसे कर रहा हूं आप कभी आइए तो देखिए तो समझ में आएगा। इसलिए इतना मेहनत पर आप लोग पढ़िए और मेरा मेहनत पर मत जाइए। मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग हो सके तो शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करते हुए कमेंट भी करना ना भूलें, क्योंकि मुझे पता चले जो मैं बता रहा हूं क्या उससे किसी भी व्यक्ति को भला हो रहा है, फायदा हो रहा है। नहीं तो ऐसे फालतू ही बक बक करता हूं आ रहा हूं, समझ गए। इसलिए कुछ कमेंट भी अच्छा अच्छा किया करें, समझ गए। आगे देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ नहीं, अब कुछ थोड़ा समझते हैं राजनीतिक दल क्या होता है। यह सब समझेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे यह जो है कार्य प्रणाली, सत्ता में साझेदारी तो समझ रहे हैं, इसका क्या कार्य है, यह कार्य करने की क्या सिस्टम है, इसको हम समझेंगे, समझ गए। तो पहले राजनीतिक दल के समझिए, राजनीतिक दल होता क्या। आप तो बहुत सुने होंगे कि राजनीतिक दल, बहुत सारे नाम भी जाने होंगे। देखिए राजनीतिक गलत है, आप लोग सुधार कर लेंगे स्पेलिंग, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या होता है आप थोड़ा सा समझिए। राजनीतिक दल जो होता है एक जैसा विचार रखने वाले को हम राजनीतिक, जैसे आप अभी भाजपा से हैं, आप अभी जदयू से हैं, आप अभी लोजपा से हैं, चाहे जो भी राजनीतिक दल से हैं, तो वह दल का जो मुख्य उद्देश्य होगा, उस दल के मुख्य उद्देश्य और उसके विचारधारा पर चलेंगे तभी आप राजनीतिक दल में कहे जाएंगे। तो उसी कहता है राजनीतिक दल किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सुंदर से लाजवाब तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसा विचार रखते हैं, जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता यानी जो सत्ता प्राप्त करने की, हासिल करने की उद्देश्य से काम करता है, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के संगठन संचालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब राजनीतिक दल एक ऐसा दल होता है जो एक जैसा विचार रखता है और चुनाव लड़ने की और सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से काम करता है, वह अपना जीत के उद्देश्य से काम करता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी देखते हैं सोचता है कि हम जीत जाए, चाहे जैसे भी जीत जाए, जनता के मन का लोभ करके, उसको लोभ देख करके हम शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे, हम जाएंगे तो नारी 12 बजे रात को रोड पर टहल सकेंगे, पूरा शिक्षा व्यवस्था आएगा, जो गरीबी दूर होगा, अमीरी आएगी, जिसको घर नहीं है उसको महल बना देंगे, जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला है उसको इंदिरा आवास, जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन दिलाएंगे। मतलब इस प्रकार से अपना घोषणा पत्र देकर भी सत्ता में हासिल करने का उद्देश्य से काम करता है। और जब यही जीत जाता है तो सरकार का गठन करता है, बहुमत होता है तो संविधान बनाता है, यही लोग कानून भी बनाता है। जो जीत जाएगा वह क्या करेगा, कानून बनाएगा, समझ गए। या आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी सोची समझी विचारधारा में विश्वास करते हैं। उसके एक लोग जो मुखिया होता है वह सोचता है कि अभी नागरिक को यह चीज दीजिएगा, हमजन को यह चीज बताइएगा, तो आप पर विश्वास करके वह मतदान करेगा, समझ गए। तो वही एक ही सोची समझी बात होता है। समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने में आने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का सिद्धांत या लक्ष्य विजन प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, समझ गए। यह बात आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आप इतना बात समझ जाए काफी है। तो राजनीतिक दल आप प्यारे से बच्चे से मैं निवेदन करता हूं कि बहुत ही सुंदर से समझ गए होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे, छोटा सा बोलेंगे कि एस सर, एस भैया, समझ गए हैं। चलिए आगे आइए दलों के प्रकार। अब हम राजनीतिक दल पढ़ लिए, तो अब इसमें कितना दल होता है, कितना प्रकार का दल होता है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
यह पूछा जाएगा आपको, समझ गए। तो राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? राजनीतिक दल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा आप, 3 प्रकार के। पहला एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय होता है। जैसे किस किस देश में होता है याद भी रखिएगा, क्योंकि आपके 2 नंबर में यह भी पूछा जाएगा कि एक दलीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में परिभाषा दीजिएगा। जिस देश की निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेते हैं, जिसे एक दलीय शासन कहा जाता है। जैसे चीन में कोई 2 दल नहीं है, एक दल है साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समझ जाइए, वही दल एक है, वही चुनाव में लड़ता है, उसमें कोई दूसरा दल नहीं है। यहां भारत जैसा नहीं है, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, लोजपा, यह सब भारत में है और यह चीन में नहीं है। तो चीन में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। तो आप बहुत सुंदर से लिख सकते, जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेते हैं उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेते हैं उसे द्विदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक ऐसा देश है, वहां दल नहीं बना सकते हैं, भारत में बहुत सा दल बना सकते हैं, बहुत प्रकार का दल बना सकते हैं, समझ गए। तो यहां देखिए ब्रिटेन हो गया जो अपना गुलाम के लिए थे भारत को, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया देखिए एक छोटा सा देश है, महादेश भी उसको नाम कहा जाता है। यह जो है यह मात्र 2 दलीय व्यवस्था है, याद रखेंगे। 2 दलीय का उदाहरण ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और 1 दलीय का चीन, और बहुदलीय का भारत अपन है। भाग क्योंकि बहुत सा दल है यहाँ। जिस देश में निर्वाचन में 2 या 2 से अधिक दल भाग लेते हैं उसे बहुदलीय। यह तो बहुत सारा दल भाग लेते हैं, 2 ही दल क्यों कहेंगे हम लोग, 3 ही दल क्यों कहेंगे, बहुत सारा दल अभी गिनती करेंगे तो बहुत सारा दल का प्रकार भी हो सकता है, यहाँ पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में होगा तो बहुत सुंदर से हम पढ़ेंगे, वह भी है। आगे देखिए गठबंधन की राजनीति। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सत्ता में साझेदारी क्या है, उसके बाद सत्ता में साझेदारी का उपाय, नैतिक, या थोड़ा देखिएगा तो ठीक है, नहीं देखिएगा तो चलेगा। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल का प्रकार हम देख लिए, 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। अब हम पढ़ेंगे गठबंधन क्या होता है। अब गठबंधन सुने, नाम से पड़ा बंधन, मतलब एक साथ बंध जाना। तो देखिए अभी भी बिहार में गठबंधन की सरकार है, किसका है? नीतीश जी और भाजपा की। यह जो है जदयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार चल रहा है। 2 राजनीतिक दल एक साथ मिलकर अगर सरकार बनाती है तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, समझ गए। तो नहीं समझे तो यहां देखिए लिखा हुआ है, कई राजनीतिक दलों को मिली जुली सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे अभी कौन सी है? जदयू है, जदयू प्लस कौन है? भाजपा, दोनों मिलकर बिहार में अभी सरकार बना हुआ है और चुनाव भी लड़ रही है, इसे हम गठबंधन की सरकार कहेंगे, ठीक है। तो देखिए गठबंधन की राजनीति वैसी राजनीति होती है जहां पर कुछ राजनीतिक दलों या कुछ क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर संसद में अपना बहुमत साबित करते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। गठबंधन शब्द किसी एकल सरकार के बनाने के लिए राजनीतिक ताकतों में से एक गठजोड़ अथवा अस्थायी गठबंधन को इंगित करता है। यह किसी लोकतांत्रिक राज्य में किसी बहुदलीय प्रणाली को आकस्मिक आवश्यकता को फलस्वरूप सीधे उत्पन्न होता है। यहाँ जहां बहुत सारा दल काम करता है ना, जैसे भारत, यहाँ तो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो चाहे केंद्र में लोकसभा हो, यहाँ लोकसभा की बात किया गया है, चाहे विधानसभा हो, यहाँ संसद की बात किया गया है, चाहे संसद में बहुमत प्राप्त करिएगा तो प्रधानमंत्री बनिएगा और विधानसभा में बहुमत प्राप्त कीजिएगा तो मुख्यमंत्री बनिएगा। तो वही कहता है, यहां तक आपको यह ज्यादा समझने की बात नहीं है, लेकिन आपको गठबंधन की राजनीति थोड़ा सा आपको समझ लेंगे तो यह बहुत सुंदर रहेगा। समझ रहे हैं? बहुत आसान चीज लिखा हुआ है, कोई भारी चीज नहीं है। गठबंधन की राजनीति होता है कि जैसे आप जान रहे हैं कि 2 राजनीतिक दल मिलकर यदि अपना बहुमत संसद में साबित कर दे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, और 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दे
तो वह क्या बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए, क्वेश्चन की तौर पर भी लिखा हुआ है कि देखिए, गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं, सत्ता की साझेदारी में कौन कौन होते हैं। जो गठबंधन की सरकार बना हुआ है अभी बिहार में, तो उसमें सत्ता की साझेदारी में कौन कौन होते हैं, यह आपको समझाना है। तो कैसे समझे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक दल, देखिए यहां राजनीतिक होगा, यह गलत लिखा हुआ, आप लोग सुधार कर लेंगे। राजनीतिक पार्टियों जब आपस में मिलकर सरकार बनाती है, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है, इसकी शुरुआत भारत में 1990 ईस्वी के बाद मानी जाती है। इसकी शुरुआत पहले नहीं थी, गठबंधन की सरकार बनाने का प्रावधान पहले नहीं था। यह कब हुआ था, 1990 से गठबंधन का सरकार बनने लगा था। और गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी की प्रमुख आधार जन्म, जाति, धर्म, भाषा, धर्म के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनका रीति रिवाज अलग अलग होता है, रहन सहन और रीति रिवाज सबका अलग अलग होता है। गठबंधन की सरकार चर्चा सरकार निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। आजादी के बाद सत्ता में कांग्रेस को सरकार रही है। आजादी के बाद सत्ता में कौन रहा है, देश में कांग्रेस की सरकार रही है। इसने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन गरीबी हटा नहीं बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई, वस्तु के दाम में काफी वृद्धि हो गया। अतः गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति के लिए शुभ माना जाता है। गठबंधन का सरकार क्या माना जाता है, भारतीय राजनीति के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि अलग अलग दल के अलग अलग धर्म के लोग उसमें जुड़ जा रहे हैं और अपना मंतव्य रखते हैं। क्या देखते हैं, आपको 1971 में जब सरकार था कांग्रेस की, तो गरीबी हटाओ का नारा लगाया, उल्टे क्या हुआ, गरीबी हटा नहीं बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गया। गरीबी तो हटा नहीं, वह गरीबों को ही हटाने के लिए सोच लिया, लेकिन गरीब हटा नहीं, क्या हो गया, वहां जो बेरोजगारी की जनसंख्या ज्यादा हो गया। जब बेरोजगार ज्यादा होगा तो समझिए गरीब भी ज्यादा हो गया, गरीब और भी बढ़ गया। समझ रहे हैं। आगे आइए, राजनीतिक दल किस प्रकार के सत्ता में साझेदारी करता है। जो राजनीतिक दल है, वह राजनीतिक दल हम समझाए एक प्रकार का विचार रखने वाले लोगों को राजनीतिक दल कहते हैं, और वो किस प्रकार के सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं, राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी में अहम भूमिका निभाती है, अहम भूमिका का काम कार्य करती है। यह लोग का समूह या दलों को संगठित रूप से होता है, जो चुनाव लड़ने के दौरान सरकार के निर्माण में जगह जगह आंदोलन संघर्ष करते हैं। सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की समस्याओं को हल करता है तथा सामाजिक मतभेद को पर काम करती है। राजनीतिक दल देश में शांति बनाए रखने का कार्य करती है। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जनता अपने विचारों को प्रकट और वापस लेता है। जनता अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है और प्रकट करता है। यह विचार के रूप में प्रकट होता है कि जनता की क्या क्या समस्या है, और अंत में राजनीतिक दल के दल ही दल के प्रतिनिधि बनकर आता है और समस्या का समाधान करता है। अतः राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। अतः राजनीतिक दल को भी प्राण कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी को भी हम लोकतंत्र को क्या कहेंगे, प्राण कहेंगे, नहीं इसको आत्मा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको आत्मा कहते हैं लोकतंत्र का, और राजनीतिक दल का प्राण कहते हैं। राजनीतिक दल याद रखेंगे, राजनीतिक दल को लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राण कहा जाता है। तो और सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। देखिए राजनीतिक दल, आपको फिर से समझाने की हम कोशिश करता हूं यह सवाल का, सवाल के रूप में इसलिए बताता हूं कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो। हम अभी ये बुक का इसमें डालकर, बुक भी टाइप करना तो बहुत आसान है। बुक को टाइप क्या हुआ है उसको आराम से हम इस पर ला सकते हैं, बुक को स्क्रीन पर, लेकिन बुक को समझाएंगे तो आप सवाल का जवाब नहीं बना पाएंगे। वो समझ गए। आप मेरे प्यारे से बच्चे हो, तो बच्चे हो तो बच्चे के जैसा समझाया जाए,
तभी ना आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, राजनीतिक दल किस तरह के सत्ता में साझेदारी करता है, राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करता है। तो आप कहिएगा राजनीतिक दल जो है सत्ता में साझेदारी का अहम भूमिका निभाती है, और राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, जगह जगह पर संघर्ष करता है। जब भी राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल अपना जाति का, अपना धर्म का ही खाली टिकट दे देगा और क्या कहते हैं कि वह सत्ता में आ जाएगा, तो वो अपने बारे में सिर्फ सोचने लगेगा, कोई दूसरा धर्म जाति के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए राजनीतिक दल जो है सत्ता में साझेदारी करता है कि जाति धर्म सभी संघर्ष हो, सभी जाति में का जो समस्या हो उसको समाप्त करें। किसी भी धर्म या जाति का लोग हो, जनप्रतिनिधि हो चाहे जनता हो, तो उसका समस्या को सुना जाए और हल किया जाए। समझ गए? इसलिए राजनीतिक दल जो है सत्ता में साझेदारी करता है। इतना बात याद रखेंगे। इसको क्या कहता है? राजनीतिक दल को ये प्राण कहा जाता है लोकतंत्र को। यदि प्राण नहीं रहेगा तो चलेगा, राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कौन? सब निर्दलीय खड़ा हो जाएगा तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो बहुत समस्या हो जाएगा, उसी में से बहुत कंट्राडिक्शन हो जाएगा और क्या कहते हैं टकराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यह बात आप थोड़ा सा देखिए कठिन लगेगा, ऐसा नहीं है कि कठिन नहीं लगेगा। तो थोड़ा पहले बार देख रहे हैं तो आप एक दो बार जरूर देखेंगे, लिखेंगे, तो हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी की भूमिका क्या है अपना लोकतंत्र में, वह समझ लीजिए। देखिए सत्ता में साझेदारी की लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है, एक क्वेश्चन टाइप का हम लोग दिए हैं। चाहते तो यह देकर यह समझा सकते थे, लेकिन मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं, हम क्वेश्चन टाइप में बता रहा हूं ताकि आपको बहुत सुंदर से समझ में आवे। ठीक है, तो कहते हैं सत्ता की साझेदारी एक लोकतंत्र में अहम भूमिका है। लोकतंत्र में क्या अहम भूमिका, अहम स्थान रखता है या भूमिका रखता है? क्या है? अहम स्थान रखता है। कहा जाता है लोकतंत्र में यदि सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो वह भ्रष्ट हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपके एक आदमी के पावर पूरे देश को दे दिया जाए तो बोलिए वो भ्रष्ट होगा कि नहीं? उसको जो मन होगा वह करेगा। लेकिन सत्ता का स्थानांतरित हो जाए, यहां बहुत तरह से सत्ता का स्थानांतरित हुआ है। यहां जानते हैं केंद्र स्तर पर अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है और स्थानीय स्तर पर अलग सरकार है। यदि सारी सत्ता केंद्र को ही दे दिया जाए तो उसका जो है भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की क्या भूमिका है? तो अहम भूमिका है, आप कह सकते हैं। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यदि सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाए सत्ता, यानी शक्ति, सत्ता मतलब शक्ति, तो वह व्यक्ति का ज्यादा संभावना हो सकता है कि वह भ्रष्ट हो सकता है। भ्रष्ट मतलब होता है वह करप्ट हो सकता है, वह समाज के लोगों के बारे में नहीं सोच सकता है, देश के उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता है। तो यह सत्ता में साझेदारी का होना क्या क्या महत्व है, सत्ता में साझेदारी होने की क्या क्या महत्व है, वह भी आप लिख सकते हैं। इसका क्या सत्ता में साझेदारी का महत्व को लिखे तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, निम्नलिखित है महत्व। आप यह क्वेश्चन बनाइएगा सत्ता में साझेदारी का क्या क्या महत्व है, तो आप लिख सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था। देखिए व्यवस्था गलत है, आप लोग सुधार कर लेंगे, उतना तो आप जानते हैं व्यवस्था होता है प्यारे साथियों, यह सब अपना से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। जब सत्ता में साझेदारी हो तो आपको हम बताए थे कि टकराव की उत्पन्न नहीं होता है, देश में समाज का विभाजन नहीं होता है, समझ गए? एकदम लोकतंत्र मजबूत होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो यहां आप जो राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है, मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। देखिए प्यारे बच्चों जो बता रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है। आपसी मतभेद को दूर होता है, जो आपसी लड़ाई है वह तो राज्य की जनता को जागरूक करता है। सत्ता में साझेदारी होगा, सभी जाति धर्म के लोग यदि सत्ता यदि शक्ति प्राप्त किए होंगे तो वह अपना जाति धर्म के लोग और उसकी अपनी समस्या को जरूर वहां रखेंगे।
तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे आइए, भाषा नीति के बारे में हम समझेंगे। यह आपका एग्जाम ही नहीं, आपका भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी कोई एग्जाम देंगे, चाहे ग्रुप डी, चपरासी, खलासी, चाहे रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, यहां से आपका एक सवाल बनता है। पॉलिटी का, संविधान का सवाल यहां से बहुत सुंदर से आपको बनेगा। सिविक्स का देखिए हम आपको बताते हैं। भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप भाषा मतलब समझ रहे हैं, जैसे भाषा बहुत प्रकार के होता है, हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, समझ गए। यह सब क्या है, भाषा है। इंग्लिश क्या है, यह सब भाषा है। तो यह भाषा का नीति, क्या नीति तो समझ रहे हैं आप लोग। नीति समझाने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है नीति नहीं समझ रहे हो। तो आप जानते हैं सभी का, किसी भी आदमी का नीति होता है, किसी भी चीज का नीति होता है, रूल होता है, नियम कानून, समझ रहे हैं, वही चीज। आगे आइए, तो भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट ना होने देना ही भाषा नीति कहलाता है। यदि कोई भाषा है, कोई काम हो रहा है, तो भाषा के चलते देश में किसी प्रकार का रुकावट ना हो, तो उसे हम भाषा की नीति कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। देखिए, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। यह थोड़ा सा यहाँ कंट्रडिक्शन है, यहाँ कुछ गलत लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रभाषा के स्थान पर राज्य भाषा आप कहिएगा तो चलेगा। हम आपको हिंदी में भी बताए हैं। हम क्या बताए थे, राज्य भाषा होता है, क्या राष्ट्रभाषा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है, भारत की राज्य भाषा यानी कामकाज की भाषा क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, समझ गए। तो भारत में 114 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत में जैसे आपका उधर मलयालम, कन्नड़ सब मिलाकर देखा जाए तो भारत में 114 प्रकार की भाषा बोली जाती है। आपका बिहारी में तो बहुत सारा भाषा बोला जाता है, यूपी में भी बहुत सारा, भोजपुरी का, मैथिली, ठेठी, हिंदी, इंग्लिश, यह सब भाषा, उर्दू, बहुत सा भाषा बोला जाता है, समझ गए। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का मनाही होने के बावजूद भी प्रयोग किया जा रहा है, और मनाही होने के बाद भी प्रयोग किया जा रहा है, या तो एक अलग चीज है। जिसके चलते तमिलनाडु राज्य ने आंदोलन हो गया। तमिलनाडु राज्य में क्या हुआ, आंदोलन। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भाषाओं को मान्यता दिया गया है। यहाँ दोनों भाषा की मान्यता दिया गया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का यहाँ संविधान। समझ गए, इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे समझिए ना, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। अभी देखिए, आपको यह, आपको भाषा के आधार पर यह आपसे नहीं पूछा जाएगा, आगे आपको नहीं पूछा जाएगा। संविधान में मात्र 22 भाषाओं का ही वर्णन किया गया, यह पूछा जाएगा। हम तो सोच रहे थे वह भी है, लेकिन नहीं है, तो आप बच्चे लेवल में है। तो आगे हम पढ़ेंगे भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, वह सब सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों, आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे, इसमें भी होगा और आगे चलकर भी पढ़ेंगे। आगे आइए, संघवाद यानी शक्ति का विभाजन क्या होता है, यानी इसी को संघवाद को हम विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। यानी शक्ति का विभाजन ही विकेंद्रीकरण, संघवाद यानी शक्ति का विभाजन। यह बात आप समझिए क्या होता है। तो क्वेश्चन ही हम ला दिए हैं कि संघवाद क्या है, क्वेश्चन ला दिए हैं संघवाद किसे कहते हैं, यह बात समझिए। संघवाद सरकार की वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र, राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। देखिए, संघवाद क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सुंदर से आप समझिए। संघवाद सरकार का वह रूपरेखा है, यानी सरकार का वह अंग है जिसमें शक्ति का विभाजन, जिसमें संघवाद में शक्ति का विभाजन जो है आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। संघवाद में शक्ति का विभाजन किस किस के, दोनों दूगों के बीच में होता है, केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार यानी राज्य सरकार के मध्य होता है। इतना बात याद रखेंगे। संघवाद राजनीतिक तौर पर शक्ति का साझा करता है। संघवाद क्या करता है, विकेंद्रीकरण करता है। राजनीतिक तौर पर
केंद्र में भी सरकार होगा, राज्य में भी सरकार होगा। यह साझा करता है यानी बांटता है, क्योंकि हमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। भारत संघवाद का उदाहरण है। भारत में शक्ति का विभाजन दो भागों में किया गया है। भारत में शक्ति का विभाजन दो भाग में किया गया है। मान लीजिए यह करना तो बहुत जरूरी था, तो सभी प्यारे बच्चों बोलेंगे कि क्यों सर, यह क्यों किया है? दो प्रकार की सरकार क्यों बनाया जाता है, केंद्र में अलग, राज्य में अलग क्यों? तो आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं और आप जानते भी हैं। यदि केंद्र में ही सरकार एक रहे तो कोई फैसला लेने के लिए वह स्थानीय स्तर पर तो नहीं आ सकता है। अभी हम और बताएंगे, स्थानीय स्वशासन भी बताएंगे, जो ग्राम स्तर पर आपके मुखिया जी, वार्ड जी है, और नगर में जो क्या कहते हैं कार्यपालक अभियंता, तो हो गया कार्यपालक अभियंता सरकारी नौकरी वाला को उच्च कार्यपालिका का अंग है। लेकिन विधायिका में होता है नगर सभापति होता है, नगर का वार्ड भी होता है, वार्ड पार्षद जिसको कहते हैं, जिला परिषद होता है, समझ गए, तो प्रखंड प्रमुख होता है, यह सब भी होता है। लेकिन यहां संघवाद में मात्र दो के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा यानी जो शक्ति का विभाजन होता है उसे हम संघवाद कहते हैं। और भारत संघवाद का उदाहरण है। इसकी दो भागों में बांटा गया है। केंद्र सरकार में सांसद चुनता है, तब केंद्र सरकार, देखिए एमपी जिसको आप कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको एमपी कहते हैं और हिंदी में सांसद कहते हैं। यही आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको चुनाव का कार्य करता है। यह हम आपको पहले चैप्टर में ही बताए थे, लेकिन आपसे हम अभी कुछ बोल रहे थे, क्या यह क्यों चाहिए, संघवाद क्यों चाहिए, क्या संघवाद की जरूरी है? हाँ जरूरी है। हम यह बात आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा मैं भाग गया, तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट लेना चाहता हूं कि देखिए संघवाद इसलिए जरूरी है, शक्ति का विभाजन राज्य स्तर पर इसलिए जरूरी है, जब भी कोई घटना हो तो स्थानीय लोग जल्दी समझ पाता है यहाँ का क्या लोगों की समस्या, क्योंकि यहाँ का कल्चर से, यहाँ की जो रीति रिवाज से यह लोग सहमत हैं। यह लोग जो होता है क्षेत्रीय सरकार, यह सब सहमत है, और सहमत क्या ये सब जान रहे हैं, और जब जान रहे हैं तो यह जल्दी में समझेंगे। अब केंद्र में तो वह रहेगा मलयालम का कलनर जानता है, तो वह समस्या कैसे जानेंगे? केंद्र में तो कोई भी आदमी हो सकता है, जैसे अभी मोदी जी हैं गुजरात के हैं, वो गुजराती भी जानते हैं। तो हिंदी भाषी और भोजपुरी भाषी का मन क्या है, रीति रिवाज क्या है, बिहार में या मैथिली भी बोला जाता है, तो उसका क्या रहन सहन है, तो स्थानीय सरकार ही जानेगा। तो उसके बिहाफ में जो कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा, तो गलत हो सकता है। इसलिए यह क्षेत्रीय सरकार होना जरूरी है, और उसकी समस्या भी पहुंचाना तो जरूरी है। अब कोई आदमी का समस्या है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या अगर है तो स्थानीय सरकार है या क्षेत्रीय सरकार है तो बगल में पटना है, चल जा सकते हैं, आप अपना राजधानी में जाकर समस्या को बता सकते हैं। इसलिए यह संघवाद होना बहुत जरूरी है। संघवाद में 2 प्रकार के जो भागों में बटा गया है, एक केंद्र सरकार जिसको सांसद चुनकर बनता है, और राज्य सरकार विधायक चुनकर, जिसको अभी होने वाला है 2025 में नवंबर में, आपका 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच यह अब सरकार फिर से बनेगा। समझ गए? अभी तो गठबंधन का सरकार चल रहा है, समझ गए, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच। तो यहाँ विधायक बनेगा, यहाँ क्या होगा, एमएलए का फुल फॉर्म भी आप जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। समझ गए? आगे आइए, ये संघवाद की क्या विशेषता है, क्या गुण है, यह आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो बहुत सुंदर होगा। क्या क्या विशेषता है, देखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। इसका यह पहला गुण है कि केंद्र और राज्य के बीच, दोनों के बीच बराबर शक्ति का बंटवारा होता है, तभी न समस्या का समाधान हो पाए। राज्यों को केंद्र से अधिक शक्ति निहित होता है, राज्य को
केंद्र मतलब जो मोदी जी है उससे ज्यादा अभी नीतीश कुमार का पावर रहता है, समझ गए। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होती है, यहां जो होता है राज्य में भी सर्वोच्च न्यायालय काम करती है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जाइएगा तो आपका केस नहीं लिया जाए। संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगर दो प्रकार की यह संघवाद है तो यह सब विशेषता है। दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाता है, यहां दोहरी नागरिकता भी प्रदान किया जाता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, भारत, यह सब में दोहरी नागरिकता है। आप इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, भारत में संघवाद का एक उदाहरण, संघवाद का उदाहरण है कैसे। भारत एक संघवाद है कैसे, इसको आपको आगे चल के यूपीएससी में भी जाइएगा ना, यह सवाल पर आपको बहस छिड़ेगा 3 घंटा, 3-4 घंटा का सवाल सिर्फ होगा कि भारत संघवाद, भारत देश एक संघवाद का उदाहरण है कैसे, इसको आप समझाइए। तो 300 शब्द में, 400 शब्द में आपको लिखने के लिए बताया जाएगा, समझिए। लेकिन आप लोग प्यारे बच्चे हैं तो अभी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। भारत संघवाद का उदाहरण है क्योंकि भारत में राज्यों एवं केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा, आप इसी प्रकार से 8 का क्वेश्चन लिखेंगे, एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ 1-2 न देकर क या रोमन में 1-2 दे सकते हैं, वह आपको बहुत सुंदर से नंबर मिलेगा। और ऐसे करके तुरंत 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर दे देगा, 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर दे देगा। प्यारे बच्चों, आप लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे तो हम जनवरी में बताऊंगा, बहुत बेहतरीन से अभी समझिए, अभी पढ़ने का समय है, समझिए। देखिए, भारत में राज्यों एवं केंद्रों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो संघवाद में हम अभी बताए थे कि उसमें क्या होता है, 2 स्तर पर सरकार बनती है, केंद्र स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग। तो ऐसी तो भारत में है। तो लेकिन जानते हैं यहां सिर्फ एक ही नहीं है कि दोहरी नागरिकता नहीं है, यहां एकल नागरिकता है। तो यहां देखिए दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, देखिए अमेरिका में दोहरी है, कनाडा, बेल्जियम, यहां सब में दोहरी, राज्य का अलग नागरिकता है और भारत केंद्र का अलग है। लेकिन भारत में एक ऐसा है कि यहां दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता है, यह भी याद रखेंगे, समझ गए। तो यहां से आप यह भारत का उदाहरण हटा भी सकते हैं जैसे में, समझ गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यह केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। यहां क्या होता है, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है, कहां, जबकि अभी देखे हैं कि राज्यों को केंद्र से अधिक शक्ति प्रदान होता था संघवाद में, यह विशेषता है। लेकिन भारत में उल्टा होता है, यहां केंद्र को शक्ति ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। क्यों, ये कि राज्यों एवं केंद्रों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ और केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया जाता है राज्य से। कहिए क्यों। अब देखिए 2 चीज पर कानून बनाना है, मान लीजिए कोई कानून बनाया, राज्य भी और केंद्र भी बनाया, तो इसमें अगर कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होगा ना, तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा और राज्य का कानून को विलुप्त कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है भारत में अधिक शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है, इतना बात याद है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होती है। यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं, और यह जो भी आदेश पारित करेगा वह आदेश को पूरे भारत में मान्य होगा, ठीक है। भारत में संविधान की भी सर्वोच्चता होती है, संविधान सबसे ऊंचा है। भारत में एकल नागरिकता है, यह संघवाद का उदाहरण है। और संघवाद का कैसे है तो यह सब बता देंगे। इस कारण से संघवाद है भारत में, संघवाद का उदाहरण इसलिए भारत संघवाद का उदाहरण है क्योंकि यहाँ 2 भाग में बांटा गया है, शक्ति का विभाजन 2 भाग में किया गया है। केंद्र का अधिक पावर है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, और संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है, मतलब बहुत ही उच्च स्थान माना गया है। यहाँ एकल नागरिकता सिर्फ है, दोहरी नागरिकता नहीं है। एकीकृत शासन व्यवस्था अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा वह देखेंगे एकीकृत शासन व्यवस्था क्या है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है एकीकृत यानी एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, यह आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। एकात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सारा शक्ति केंद्र के पास है। देखिए एकीकृत मतलब होता है इकट्ठा करना, एकीकृत मतलब क्या होता है, एक जगह होना। केंद्रित करना मतलब एक सिर्फ सारा शक्ति, जैसे अभी भारत में ऐसा व्यवस्था नहीं है। यह भारत में केंद्र के पास यह संघवाद है, एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ
केंद्र के पास पराशक्ति नहीं है, राज्य के पास भी है, स्थानीय शासन संघ के पास भी है। यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी बंटवारा किया गया है। तो जिसमें राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसमें क्या होता है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई पावर नहीं रहता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, यह तीनों मिलकर, यानी समझिए यह तीनों एक ही देश का नाम है। ब्रिटेन, इंग्लैंड आप समझ लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, यह सब एक ही। देखिए यहाँ ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, यह अंडर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों मिला दीजिएगा तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। समझ गए? तो यह बात आप समझ लीजिए। ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, तो एकीकृत शासन व्यवस्था है। यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, दोहरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी संघवाद नहीं है। तो हम संघवाद पढ़ लिए, इसलिए एकीकृत शासन व्यवस्था भी पढ़ना जरूरी है। यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड और वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड, यह सब आता है इसके बीच में। तो इतना बात सिर्फ आप ग्रेट ब्रिटेन रखिए या इंग्लैंड रखिए, ब्रिटेन रखिए, यह सब याद रखेंगे तो काफी है। यह तीनों देशों के समूह हो जाता है तो कहता है, क्या कहता है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। बस हो गया, आगे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, आगे चलकर आपको यह सब बताया जाएगा विस्तार में। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, भारत में शक्ति का विभाजन। अच्छा, आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर आपने तो चैप्टर का नाम बताया था, भारत में क्या बताया था, बोलिए। भारत में जो है सत्ता की साझेदारी, यानी भारत नहीं लिखा हुआ है, लिखा है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली बताएंगे। लेकिन सत्ता में साझेदारी का क्या क्या कार्य प्रणाली है यह तो आप बताए नहीं। राजनीतिक दल बता दिए, यहाँ क्या व्यवस्था है यह बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि यहां जो कार्य प्रणाली है, जब तक आप राजनीतिक दल को नहीं समझेंगे तो राजनीतिक दल के ही विधायिका है, वही तो कानून बनाती है, तो उसी को तो पढ़ना है। अपने मन से भ्रास को निकाल दीजिए कि सर आपने बोले थे क्या और चैप्टर क्या है और क्या पढ़ा रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि हम राजनीतिक दल के बारे में नहीं बताएंगे तो यह सत्ता की जो साझेदारी हुआ तो कार्य प्रणाली कैसे होगा, कार्य कौन करेगा, भैया वही करेगा ना। आप देखिए संविधान के बारे में हम आपको बताएंगे, शक्ति का विभाजन के बारे में बताएंगे, शक्ति का विभाजन कैसे होता है तब ना उसका कार्य प्रणाली होगा, उसका कौन काम है सब बताएंगे। बस हो गया, यही तो है कार्य प्रणाली। समझ गए प्यारे बच्चों, समझिए, थोड़ा सा समझिए ध्यान देकर। हम बहुत सुंदर से बेहतरीन तरीका से समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए आगे, देखिए यहां क्वेश्चन रहेगा, सूची की संख्या कितनी होती है। देखिए बात करें, यहां सूची की बात करें, यह सूची दीर्घिकार हो जाएगा। सूची की बात करें तो 3 लिखा हुआ है, लेकिन एक चौथा भी सूची है, अवशिष्ट सूची होता है। यह अवशिष्ट सूची बाद में जोड़ा गया, यानी चौथा सूची अवशिष्ट होता है। यह सूची क्या होता है, सूची मतलब लिस्ट होता है। सूची मतलब क्या होता है, इंग्लिश में लिस्ट। तो इससे पहले शक्ति का विभाजन करने से पहले हम लोग इस संविधान के बारे में कुछ मूलभूत जान लेंगे, और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत बनेगा। और एग्जाम को छोड़िए, यह एग्जाम छोड़िए, आपको भविष्य में जो एग्जाम आने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी, चपरासी, खरासी, जो भी एग्जाम होगा उसमें भी आपको यह सब काम करेगा, ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। तो आपको यहां से बहुत कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है कि सूची की संख्या कितना है, तो 3 हो, आप याद कर लेंगे। लेकिन एक अवशिष्ट सूची भी है, यह भी आप अगर 4 रहे तो 4 भी मार सकते हैं, लेकिन अक्सर 3 ही ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। अब प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे सर यह सूची होता क्या है, आप सूची सूची चिल्ला रहे हैं, होता क्या है। सूची मतलब अभी हम आपको बताए थे इंग्लिश में लिस्ट, समझ गए, लिस्ट। आप लिस्ट मतलब कोई चीज, जैसे कि आप कोई सामान लाने जा रहे हैं तो लिस्ट बनाने जाते हैं ना, ये आलू, प्याज, चावल, दाल, सब्जी, यह सब लिस्ट बनाते हैं। उसी प्रकार से यह लिस्ट है संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची, संघ मतलब केंद्र होता है,
राज मतलब स्टेट होता है, समवर्ती मतलब यह दोनों होता है, अवशिष्ट मतलब विभिन्न होता है, अलग से होता है। ठीक है, तो देखिए जिस विषय पर, इसका बारे में संघ सूची क्या है यह बताते हैं। जिस विषय पर केवल केंद्र कानून बनाने का अधिकार है उसे हम संघ सूची कहते हैं। जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है उसे राज्य सूची कहते हैं। जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून, जिस विषय पर क्या, जिस विषय पर, विषय मतलब हो गया नदी पर हो गया, शिक्षा पर हो गया, जनसंख्या पर हो गया, बहुत सा विषय है, तो हम वो देखेंगे आगे चलकर। जिस पर केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों को अधिकार हो जिस विषय पर कानून बनाने का, उसे समवर्ती सूची का में रखा गया है। और अवशिष्ट सूची क्या है, जो नया नया, इस पर केंद्र का अधिकार है, अवशिष्ट सूची में नया नया कोई काम आएगा, साइबर क्राइम, जैसे व्हाट्सएप, पहले तो जिस समय संविधान बन रहा था उस समय तो था नहीं, तो अब व्हाट्सएप आ गया, मतलब जो नए नए क्राइम आएगा तो उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया है। तो आपको यह भी पूछा जाएगा संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 है। राज्य सूची में कितने हैं, तो 61 है। समवर्ती सूची में कितना है, तो 52 है। यह आगे चल के हम बताएंगे मूल संविधान में कितना है और जो अभी जो है वर्तमान में है कितना है, यह सब कुछ बताएंगे। लेकिन अब तत्काल इतना याद रखिएगा, संघ सूची में कितना विषय पर कानून बना सकता है केंद्र सरकार, 100, राज्य सरकार 61, और दोनों राज्य और केंद्र कितना बना सकता है, 52 विषय पर। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे आइए, संघ सूची क्या है अभी हम बता चुके हैं, फिर से पढ़ देते हैं। जिस विषय पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची कहलाती है। समझ गए, संघ सूची कहलाता है। इसमें पहले 93 विषय था, वर्तमान में 100। अब याद ही कर सकते हैं संघ सूची में पहले कितना था, 93 था। संघ सूची में यदि बात करें, संघ सूची की बात करें, यहां दिखेगा नहीं आपको, संघ सूची की बात करें, पहले 93 था संविधान जिस समय बना, अब कितना है, 100 विषय आ गया है। विषय की संख्या हम बात कर रहे हैं, तो अभी मात्र 3 बढ़ा। कितना बढ़ा, 3 विषय इसमें बढ़ा, याद रखेंगे आप लोग। जैसे ऑस्ट्रेलिया नियम बनाना, अंतरराष्ट्रीय नियम बनाना, रेलवे, सेना, बैंकिंग, जनगणना। अब देखिएगा आपको पूछा जाएगा विदेश पर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। रेलवे पर कोई कानून बनाएगा तो संघ सरकार यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आप कहेगा सेना किस विषय से अंतर्गत आता है, किस सूची से संबंधित है, तो संघ सूची। जनगणना, बैंकिंग सुविधा, यह सब याद कर लेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक सवाल बनेगा कि रेलवे जो है, डाकघर जो है, कौन सी सूची का विषय है, तो आप कहिएगा संघ सूची का। रेलवे, डाकघर भी है, संघ सूची का विषय है। उस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, राज्य सरकार नहीं बना सकती है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत सुंदर से याद रखेंगे, तभी आपको बहुत ध्यान से यह आपका चैप्टर क्लियर हो पाएगा। तो अब देखिए, सूची के बात करें तो राज्य सूची की बात करें, वैसे सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, इसका परिभाषा देना तो बहुत आसान है। जिसे राज्य सूची कहते हैं, वर्तमान में 61 विषय शामिल है, जैसे पुलिस, मेला, शांति, सुरक्षा, खेती, यानी कृषि भी राज्य सूची का विषय है। खेती को हटाकर आप लोग कृषि भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं। तो इसमें 61 विषय है, इतना बात याद रखेंगे। असमवर्ती सूची, जिस विषय पर दोनों सरकार कानून बना सकती है, बनाती है, यहां लिखिएगा, बनाती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं, राज्य और केंद्र। इसमें वर्तमान में कितना है, 52 है, जैसे शिक्षा, जनसंख्या, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, यह सब समवर्ती सूची है। इसमें जो 2-4 दिया गया है, इतना तो कम से कम आप लोग याद कर लीजिए। आगे नौकरी चल के बहुत ज्यादा याद करना होगा, कुछ समझ गए तो यह बात याद रखेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर है तो राज्य सरकार, जो केंद्र स्तर पर है उसे केंद्र सरकार के आप रख सकते हैं। अब शीर्ष सूची में इसमें कानून या बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, या बता चुके हैं, जैसे परमाणु और साइबर क्राइम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यह सब क्या आएगा, अब शीर्ष सूची के अंतर्गत आएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संघवाद व्यवस्था की मुख्य विशेषता को लिखें। भारतीय में जो संघवाद व्यवस्था है, यह तो हम पढ़ चुके हैं, क्यों संघवाद है, इसका उदाहरण क्यों है लिया जाता है, तो यह पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या क्या विशेषता है यह पढ़ लेते हैं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था के तहत सरकार के 2 स्तर होते हैं, यह तो हम पहले जान रहे हैं।
केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, कई बार देख चुके हैं अभी पीछे में। दोनों प्रकार की सरकार एक ही नागरिकता को समूहों पर शासन चलाती है। मात्र एकल नागरिकता है भारत में, दोनों सरकार किस पर शासन चलाती है? एकल नागरिकता पर, एक ही व्यक्ति को एकल नागरिकता पर ही शासन चलाती है। एकदम सही है, भारतीय संघवाद की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता भी होती है, लेकिन अपना भारत में नहीं है, ये सब देख चुके हैं। संघ सरकार की शक्ति अधिक शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में शासन के सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। शासन के सभी शासन के संविधान में शासन की सभी विषयों को कितना सूची में बांटा गया है? 3 सूचियों में। अभी तुरंत देखे हैं, उसको तो हम 4 सूची बताए थे, लेकिन अब 6 सूची छोड़ दिए थे, समझ गए? तो जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संभूति सूची, तो वही चीज लिखा है। इसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, इसमें राज्य सरकार, इसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संकट के समय राज्य की सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। अब मान लीजिए यह क्यों भारत में संघीय व्यवस्था का यह नियम है, यह रूल है। संकट मतलब यहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा न, कोई वाद विवाद होगा न, मान ली सरकार नहीं बन पाएगा न, तो सारा शक्ति केंद्र के पास चल जाएगा। केंद्र सरकार यहां राज्यपाल शासन लागू कर देगा, यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। तो राष्ट्रपति शासन होने का मतलब होता है राज्यपाल के द्वारा शासन करना, समझ गए? तो यह बात आप याद रखेंगे, जब संकट के समय होगा तो राज्य सरकार की सारी शक्ति कहां चल जाएगा? केंद्र सरकार के पास चल जाएगा। इतना बात याद रखें। आगे भी उसी से संबंधित आपका है, देखिए यहां तो शक्ति ही पढ़ेंगे, यहां तो बंटवारा ही पढ़ेंगे, यहां तो कार्य प्रणाली, यही तो कार्य है। किसको क्या शक्ति मिला है, यही तो कार्य प्रणाली है सत्ता में साझेदारी का, ठीक है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन है जो भारत के लिए आवश्यक है? अब देखिए संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था पर कितना क्वेश्चन लिया गया है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यह दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबी होगा, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा तभी मजा आएगा। 3 स्लाइड का यह क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम इसको बना दिए हैं, बहुत सुंदर से इसको हम बना दिए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। हम समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा नहीं है, हम इसको समझाने में इसलिए टाइम लगा रहा हूं, ऐसे पढ़ दूं तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए बार बार हम आपको रिवीजन कर करके समझा रहे हैं। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है। क्या है लक्षण जो भारत के लिए आवश्यक है, यहाँ का जो लक्षण है, और भारत के जो नेसेसरी है, आवश्यक क्या है, उसको बारे में लिखेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर लिखेंगे। भारत संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, यहां है लिखित संविधान। भारत के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को काम करने का अलग अलग बांटकर समस्या का हल किया जाता है। विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान भारत का है। अब कहेगा विश्व के सबसे बड़ा और विशाल किस देश का संविधान है, तो अपन भारत का संविधान है। क्या बात है भाई, समझ लीजिए। नहीं समझे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर जोर देकर समझिए। विश्व का सबसे बड़ा और विशाल लिखित संविधान किस देश का है? अपन भारत का है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं ग्रेट इंडिया, समझ गए? तो आगे आइए, कठोर संविधान। आप देखिए यहाँ कठोर संविधान भी है। इसका लक्षण क्या है? कठोर भी है, लचीला भी है अपना संविधान। इसमें कोई भी सरकार अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता। इसे संघीय सरकार द्वारा विशेष नियम से किया जाता है। अगर कोई भी सरकार, इसमें राज्य सरकार चाहेगा इसमें संशोधन कर ले संविधान में, तो संभव ही नहीं है। अरे भैया, अगर नीतीश बाबू चाहेगा संविधान में संशोधन करके हम राजा महाराजा वाला सिस्टम ला दे, तो ला सकते हैं? नहीं भैया, नहीं ला सकते हैं। यह कठोर है, उतना लचीला नहीं है कि आप कोई भी संविधान संशोधन कर देगा।
समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। संविधान संशोधन अमेंडमेंट कैसे होता है वह आगे जाकर आपको पढ़िएगा, बहुत रूल रेगुलेशन है। ऐसे संविधान नहीं सब संशोधन हो जाता है। संविधान में कुछ भी अमेंडमेंट करने से पहले बहुत कुछ निर्णय लिया जाता है, बहुत कुछ सोचा जाता है, इसीलिए कठोर माना जाता है। आगे ये स्वतंत्र न्यायपालिका या संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। संघीय शासन सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक होता है। देखिए, न्यायपालिका संविधान का रक्षक होता है और इस स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, तथा केंद्र और राज्य सरकार के गलत काम करने पर रोक लगाता है। यदि राज्य सरकार गलत करे चाहे केंद्र सरकार गलत करे तो यह न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर रोक लगा सकता है। समझ गए। और शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा 3 प्रकार से होता है, यह हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं, पहला चैप्टर में बताए थे। शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कितना तरीका से होता है? 3 प्रकार से होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहां पर हम इसलिए बता दिए कि आपको यहां स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बता रहे थे। देखिए, कार्यपालिका होता है जो कानून को क्या करता है? पालन कराता है। कानून को पालन कराता है यानी लागू कराता है। मान लीजिए विधायिका में कौन कौन आता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार आता है। तो केंद्र सरकार क्या करता है? कोई कानून बनाया, यह कानून बनाने वाला आदमी होता है, यह क्या करता है? इसको पालन कराने वाला होता है। अगर कोई पालन सही ढंग से नहीं करा तो उसको सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है। हम बताए हैं, गलत काम करने पर रोक लगाने का अधिकार इसी न्यायपालिका को। यहाँ लिखा हुआ विधायिका कानून बनाने का काम करता है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाने का काम करता है, जैसे मंत्री, पुलिस, डीएम, एसपी, चाहे जिस प्रकार की भी आपका नौकरी कर रहे हैं वह सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका न्याय करने का काम करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप सब जान रहे हैं। समझ गए। यह सब न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। जो नौकरी करता है कार्यपालिका, जो एमएलए, एमपी होता है यह विधायिका होता है। समझ गए। इतना बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच बेहतर संबंध के लिए सरकारीय आयोग का गठन हुआ था। यहां से अलग फैक्ट, आप इतना ही लिख देते हैं तो काफी है, 3 ही लिख देते हैं तो काफी है, दीर्घोत्तरीय रहे चाहे कुछ भी रहे, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है। यहां से हम लोग कुछ पढ़ेंगे नया चीज। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध हो, दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसलिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग क्या है? तो आपको एक लाइन में जवाब देना है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छा हो इसलिए इस आयोग का गठन किया गया है। किस आयोग का? सरकारीय आयोग का। भारत के आजादी के समय 563 राजवंशियों का शासन था। भारत जिस समय आजाद हुआ था 1947 में, यहाँ 563 राजा का शासन था पूरे भारत में। समझ गए। इसे एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको एक देश बनाया। समझ गए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तथा बीपी मेनन, बहादुर बप्पला पंगुनी मेनन। आप समझिए, इतना बड़ा नाम याद रखने से बीपी मेनन ही याद रखिए, वही अच्छा रहेगा। ने किया, यह दोनों व्यक्ति मिलकर यह 563 रियासत को एक रियासत में मिलाया। लेकिन 3 राजा ऐसा था जिसमें इसको नहीं मिलना। 560 को तो इन्होंने बहुत सुंदर से मिला लिया, लेकिन 63 को नहीं मिला पाया। 3 को, जैसे जम्मू कश्मीर की राजा हरि सिंह थे और जूनागढ़ की राजा जनमत संग्रह के तहत एकीकरण किए गए। यहाँ अभी तक विवाद चला। जानते 370 लागू था जम्मू कश्मीर, जो कि भाजपा सरकार ने हटाया, यानी मोदी जी ने हटाया था। यह बात तो आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो जान लीजिए। आगे चल के ये सब आपको बहुत विस्तार में पढ़ना होगा, तभी आप यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य कोई पीएससी पास कर सकते हैं। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत इसको एकीकरण किया गया। तो आप यहां से 3 चीज याद रखिएगा
जूनागढ़ के राजा कहते हैं, जूनागढ़ के राजा को एकीकरण जूनागढ़ जैसे हैदराबाद के पास है, तो जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह क्या होता है? जनता के मत लेकर कि आप भारत में रहना चाहते हैं या आप अलग देश बनाना चाहते थे। जनता का मत हुआ कि मैं भारत में रहना चाहता हूं, तो यह अपना हो गया, देश में आ गया। और यहां हैदराबाद में, हैदराबाद जूनागढ़, सॉरी बच्चों, जूनागढ़ आपको कहां है? बहुत गलत हम बता दिए, जूनागढ़ आपको गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। और हैदराबाद, तो हैदराबाद अभी भी आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद है, समझ गए? तो यहां समझिए, तो जूनागढ़ की तो जनमत संग्रह के द्वारा कर लिया, लेकिन हैदराबाद को राजा जो है नहीं माना, तब यहां ऑपरेशन पोलो के थ्रू यहां एकीकरण किया गया। लेकिन यहां तो बाद में इसका कहानी बहुत लंबा है, यह अगर करेंगे तो एक आध घंटा और लग जाएगा, जिसको अभी आपको वर्तमान में इसका कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से यूट्यूब चैनल देखेंगे तो बताएगा राजा हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बात नहीं माना तो रातों रात पाकिस्तान वाला उस पर हमला कर दिया, तो भारत के पैर छूने आया कि भैया बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने बोला कि मेरा तो हिस्सा ही आप नहीं हो, तो मैं काहे अपना तुमको मदद करें। तो यह सब भी बताने का जरूरी था, लेकिन हम सोच रहे हैं वन शॉट कर रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके वर्तमान में इसका कोई यूज नहीं है। आपके एग्जाम में यह सब सवाल नहीं बनेगा। तो आपको जो जरूरी है वह चीज अभी पढ़िए, आगे आपका बहुत समय बचल है, आप वहां जाकर बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। आगे आइए, कुछ और फैक्ट देखिए। उसके बाद क्या हुआ? वर्तमान में भारत जो है ना, देखिए शुरू में ऐसा नहीं था, अभी अभी वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित कितना हो गया? 8। वर्तमान में आप यह याद रखेंगे। भाषीय आधार पर सबसे पहला, देखिए हम भाषा के वह नीति पढ़ाए थे, भाषा नीति पढ़ा रहे थे, इसी के कारण हम आपको बता रहे थे कि आपको यह जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट वीवीआई होगा, लेकिन वहां ना देकर यहां दिया हुआ है तो आप याद कर लेंगे। भाषीय आधार पर 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। भाषा आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। और कब बना? 1953 में बना। ये सब फैक्ट है, आप लिख लिख कर जहां बैठते हैं वहां चिपका कर रखिए, आपको याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 1956 ईस्वी में यह भाषा आधार पर जानते हैं, यहां भी एक बहुत बड़ा कहानी है। अगर मैं कहानी कहने लग जाऊं तो उसी प्रकार से आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 4 घंटा 3 घंटा, अरे आधा घंटा को तो कहानी एक चलेगा, 1 घंटा तो एक कहानी चल जाएगा, समझ गए? तो उसमें आपको समस्या हो जाएगा, वह कहानी आपको कोई विशेष काम का भी है नहीं वर्तमान में। इसलिए आप तत्काल यह समझ लीजिए कि यह जो 53 में कैसे बना, यह होता था, एक नेता था जो कि भूख हड़ताल पर मर गया था। समझ लीजिए, भूख हड़ताल पर ऐसा रहा कि वह बेचारा वहां धरना स्थल पर भी उसका मृत्यु हो गया। तो बाध्य होकर नेहरू जी ने इस राज्य को अलग करना पड़ा भाषा के आधार पर, समझ गए? उसके बाद यह फजल आयोग का स्थापना हुआ कि देखिए ऐसा और भी कोई राज्य चाहता है कि हमको अलग कर दे। तो 1956 में फजल आयोग का स्थापना हुआ, जिसमें यह भाषाई आधार पर राज्य को गठन हुआ। तो देखिए भाषाई आधार पर जो एक आयोग का गठन हुआ, उस आयोग का नाम आप लोग याद रखेंगे, रट लेंगे, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या था? तो भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना, समझ गए? तो भाषा के आधार पर राज्य को अलग करने वाले आयोग का नाम फजल अली आयोग। सबसे पहला राज्य अलग होने वाला कौन है भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश। कब? 53 में। लेकिन 56 में भाषाई आधार पर आयोग गठित किया गया कि देखिए कहां क्या है। तो 1960 ईस्वी में मुंबई को 2 भागों में बांट दिया गया। 1960 ईस्वी में मुंबई और गुजरात एक ही था, और बाद में बांट दिया गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक गुजरात हो गया। मुंबई बहुत बड़ा था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही था, और इसको 1960 ईस्वी में 2 स्टेट बना दिया गया, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। समझ गए? इतना बात याद रखेंगे। नागालैंड की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई, और पंजाब की से हरियाणा अलग हुआ 1966 ईस्वी में। देखिए 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब एवं हरियाणा अलग हुआ। मद्रास को तोड़कर तमिलनाडु का स्थापना 1979 ईस्वी में किया गया। मद्रास जो है तोड़ करके तमिलनाडु राज्य का स्थापना कर दिया गया है।
तो उसको कब किया गया? 1979 में। यह सब फैक्ट है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 ईस्वी में। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की स्थापना 1972 ईस्वी में। मैसूर यानी कर्नाटक की स्थापना 1973 में। सिक्किम का स्थापना 1975 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा की स्थापना 1987 ईस्वी में। 25वां राज्य गोवा बना। 25वां राज्य कब बना? गोवा बना। समझ लीजिए, इतना याद रखेंगे। 1961 में पुर्तगाल को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से बाहर निकाला गया। अब कहेंगे गोवा से पुर्तगाली जो है भागा 1961 में। कौन में तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत सभी पुर्तगालियों को भगाकर अपना 25वां राज्य बनाया गया। उसमें मात्र 25 ही राज्य था, समझ गए। तो गोवा का स्थापना हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जो 28वां राज्य बना, तो यह 2000 ईस्वी में अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को, यह तो हम पढ़ाए हुए हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको 2000 ईस्वी को आपका कौन कौन राज्य अलग हुआ? 3 राज्य। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे बना? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे बना? उत्तर प्रदेश से। बिहार से कौन बना? झारखंड बना। यह 28वां राज्य बन गया है और 2000 ईस्वी में अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, यह हम आपको बता चुके हैं। 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। 29वां राज्य कौन बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। लेकिन अभी 29 राज्य क्यों नहीं है? 29वां राज्य जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है, एक जम्मू और एक लद्दाख। वह राज्य अब नहीं रहा, अभी यूटी हो गया, समझ गए। तो इसलिए अभी वर्तमान में हम आपको बताए थे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ज्यादा विस्तार में इसको आप फैक्ट, सारा चीज यह दोनों स्लाइड में फैक्ट किया हुआ है, यह आपको बहुत सुंदर से उतार लेना है, देखते रहना है। विशेष ना कहते हुए अब हम लोग नया टॉपिक यहां आते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब हम आपको पहले समझा चुके हैं, मतलब सत्ता का बंटवारा। लेकिन फिर से इसको हम समझाते हैं, बहुत सुंदर से समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे। देखिए पहले यहां, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्ति को स्थानीय सरकार के प्रदान कर देती है। देखिए संघ सरकार में मात्र 2 ही सरकार थी, एक केंद्र एवं राज्य। लेकिन जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्ति कुछ नीचे बांट दे, यानी विकेंद्रित कर दे, स्थानीय स्वशासन के पास दे दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण का, सत्ता का बांटना का, जिसे हम सत्ता का क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। इतना बात तो आप समझ रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसे हम कहते हैं। जब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सत्ता को क्या करेंगे? एक दूसरे से अपने सत्ता को, अपने शक्ति को, स्थानीय स्वशासन को कुछ शक्ति सौंप देगा, उसी को हम सत्ता को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी बंटवारा कहते हैं। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण अति आवश्यक माना जाता है, इसको बहुत ही जरूरी माना गया है। स्थानीय स्वशासन यानी मुखिया सरपंच बनाना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता। अभी हम आपको बताए थे संघवाद क्यों जरूरी है, और उसी प्रकार से सत्ता के विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। यदि यह नहीं हो तो क्या जो गरीब, दलित, पिछड़ा लोग हैं, क्या मुख्यमंत्री के पास पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। वह तो मुखिया जी के कहेगा, अपना गांव में ही कहेगा, तो उसको न्याय मिले। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर होना बहुत जरूरी है। इसमें देखते हैं स्थानीय स्वशासन, यहां देखिए 3 नंबर पर आ रहा है। पहला देखिए भारत संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य है। केंद्र और प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार और राज्य सरकार कुछ भी कर सकते हैं, और यही से आपका जन्म हुआ है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन या आप तीसरा बात कह सकते हैं, केंद्र प्रांत के बाद स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार के होता है। क्या होता है? एक नगरीय निकाय, एक ग्रामीण निकाय। नगरीय निकाय में देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा रुक जाइए। देखिए गांव में पंचायती राज व्यवस्था और नगर में नगर पालिका होता है, वही चीज यहाँ आपको लिखा गया है और कोई विशेष नहीं लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी हम बड़ा करके आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं। थोड़ा देखिए, आपको दिखा देते हैं इसको।
देखिए अब तो थोड़ा थोड़ा झलकने लगा है, नहीं झलकने लगा है, देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मिटाएंगे तब ना आपको झलकेगा। देखिए अभी भी थोड़ा बहुत कम झलकने लगा, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए नगर निकाय में क्या होता है, देखिए नगर परिषद होता है, नगर परिषद होता है, समझ गए, नगर पालिका होता है, नगर पंचायत होता है। यानी नगर पालिका के नगर परिषद इसको नहीं कह सकते हम, इसको नगर निगम कहेंगे। क्या कहेंगे, नगर निगम होता है, निगम होता है सबसे बड़े स्तर पर, जो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा शहर है, तो उसको नगर पालिका नगर पंचायत भी होता है। यह दोनों स्थान। और ग्राम पंचायत में क्या होता है, जिला पंचायत होता है, प्रखंड समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है। यह भी 3 स्तर होता है, समझ गए। तो यह थोड़ा सा यह विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्थानीय स्वशासन का एक अंग है पंचायती राज। इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली हुआ था, इसको किस स्तर पर होना चाहिए, देखिए 3 स्तर पर है ना, जिला पंचायत, प्रखंड समिति, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। यह 3 स्तर के बारे में क्यों, कौन कहा है, कैसे कहा है कि स्थानीय निकाय में ग्राम में ऐसा होना चाहिए, शहर में तो ऐसा है। शहर के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन ग्राम के बारे में हम लोग बताएंगे। देखो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे किया गया है। अब कहेगा ग्राम पंचायत जो है, पंचायत में जो राज्य पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय प्रणाली किसके सिफारिश पर लागू किया गया, तो आप कहिएगा कि बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायत में लागू किया गया है। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को लागू हुआ। यह कई बार आपका क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया, तो आप कहिएगा राजस्थान में। किस राज्य में, तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा गांव में, तो नागौर जिला में। राजस्थान के कहा, नागौर जिला में। कब, तो 2 अक्टूबर 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को। अब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को। आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे, महात्मा गांधी के 100 साल बाद पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक है, तो कहां, राजस्थान के नागौर जिले में। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू थे। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसको पंचायती राज को संविधान में मान्यता कब मिली, तो 73वां अमेंडमेंट के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसकी संविधान में मान्यता दी गई। त्रिस्तरीय कौन कौन होता है, तो अभी आपको यहां से बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो वही चीज यहां लिखा गया है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, ग्राम स्तर पर मुखिया और सरपंच होता है। यही चीज यहाँ आपको लिखा गया है। यहाँ आपको समझ में नहीं आया है तो आया, तो आपको बहुत सुंदर से समझ में आ गया। जिला स्तर पर जिला परिषद आप जान रहे हैं, प्रखंड प्रमुख जिसको कहते हैं, प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर मुखिया जी तो आप जान ही रहे हैं, समझ गए। यही 3 स्तर पर सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा और सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया है। ठीक है, तो देखिए नगर पालिका स्तर पे क्या क्या होता है। देखिए बड़ी महापौर होता है छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर नहीं। देखिए महापौर क्या होता है, यहां महापौर जो होता है बहुत बड़ा अथी पर, यहां छोटे स्तर पर समझिए बहुत बड़े स्तर पर यहां कह सकते हैं। इस महापौर को स्थान पर बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं। यह बहुत बड़े स्तर होगा, यह छोटे नहीं होगा। बड़े जो शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर है, उसको महापौर वहां अपता है, बड़े शहर। और देखिए मेयर कहाँ कहता है, बड़े शहर का स्तर पे, समझिए बड़े स्तर पर कौन सी कहा जाता है, महापौर को मेयर कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहां हमको और भी कुछ लिखना है, शहर स्तर पर, छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर, समझ गए।
तो यहाँ आप नहीं समझे होंगे, यह नगर पालिका को जो यह 3 अंग हम बताए थे आपको, यहाँ बताए थे न, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, यही आपको सही है। और यहाँ से आपको कुछ त्रुटि है, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए। नगर निगम सर्वप्रथम चेन्नई में लागू किया गया था, यह तो याद रखेंगे। नगर निगम सबसे पहली शहरीकरण कहाँ हुआ था? चेन्नई से हुआ था, याद रखेंगे। कानूनी मान्यता नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। देखिए, पंचायत को कब 73वां संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन 74वां संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संविधान में जगह मिला था। 73वां पंचायत, 74वां नगर पालिका, 73वां पंचायत, 74वां नगर पालिका, ये 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, समझ गए। तो इसकी जो है व्यवस्था 3 प्रकार का है, यहीं से आप लोग याद कर लेंगे क्या क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आगे है, लेकिन यहाँ आप काल इतना देख लीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसका क्या प्रभाव है, यह सब पढ़ चुके हैं। बिहार में इसका क्या प्रभाव है, थोड़ा सा लिख देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। यही हम तो आपको बताए थे। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है, 1900 कब लागू किया गया था? 69 में। आइए देखिए, 79 लिखा हुआ है, यहाँ आपका सही है, यहाँ आपका गलत है। ये 69 में होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार रूल लीजिए, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, भूल तो जाते, जैसे मनुष्य का प्रकृति ही है भूलना, जो नहीं भूल रहा है तो उसको तो बहुत दिक्कत है, समझिए। वो आप मनुष्य थोड़े हैं, वह तो भगवान है, कालिदास है। तो देखिए, हम कह सकते हैं पंचायती राज कब लागू हुआ, थोड़ा सा देख ले रहे हैं बुक में, 1 मिनट। 59 में। देखिए, आपका यही गलत है, या 100 साल नहीं 90 साल पहले, या 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ जो है प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और 69 में तो चल जाएगी, इंदिरा गांधी बन जाएगी। तो यहाँ तो हमारा सस्पिशन हुआ था, लेकिन हम इस पर जोर नहीं दिए थे प्यारे बच्चों कि इस समय जब भी प्रधानमंत्री की बात हो तो यह 59 में कौन था, तो 69 में तो इंदिरा गांधी थी। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आइए। तो यह बात सही है, यहां पर सही है। तो लागू हुआ बलवंत राय मेहरत के सितारे, जिसकी शुरुआत प्रथम बार नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था, पढ़ चुके हैं। जबकि दूसरा प्रयोग आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार की महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। इसका गठन 3 स्तर पर किया गया है, बिहार में भी लागू है, और यहाँ 50% एक्स्ट्रा यहाँ महिला को आरक्षण दिया गया है। ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जिसका प्रधान मुखिया होता है। यह सबसे निचला स्तर होता है, लेकिन लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला होता है। कहेगा लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, जिसका प्रधान मुखिया होता है, जिसे लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला कहता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समझेंगे। प्रखंड स्तर पर समझ लीजिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान प्रमुख या प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। प्रमुख होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो कार्यपालिका का अंग होता है, ठीक है। बिहार में 5000 की आबादी पर मतदाताओं द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है, समझ गए। इतना याद रखना है तो रखिएगा, नहीं तो यहीं तक काफी है। जिला स्तर पर देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है, जो सबसे बड़ी इकाई होता है। इसके गठन के लिए जिले के 50,000 की आबादी होना चाहिए। जिले के कितना आबादी होना चाहिए? कम से कम 50,000, लेकिन उससे तो लाखों में रहता है, समझ गए आबादी। ग्राम पंचायत के अंगों के एवं कार्यों को लिखिए। ग्राम पंचायत को क्या क्या अंग है, इसके क्या क्या काम है, यह लिखिए। जो ग्राम पंचायत सबसे क्या माना जाता है, अभी हम आपको बताए थे। ग्राम पंचायत जो है यह लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला है। इसका कौन कौन अंग है, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। प्रमुख अंग है निम्नलिखित, तो रक्षा दल होता है, आप देखे होंगे। इसमें वैसे लोग समूह के शामिल होते हैं जिसका उम्र 18 से 30 वर्ष का है तथा स्वस्थ एवं बुलंद होना चाहिए। इसका प्रमुख कार्य रात में पहरा देना तथा कई प्रकार के आपदा बचाना। सुरक्षा दल
का एक नेता होता है जिसे दलपति कहा जाता है। आजकल जो चौकीदार होता है ना, समझिए चौकीदार की बात कर ले, वही होता है, रात में पहरा देना होता है, लोगों को सुरक्षा से आपदा से बचाना होता है, उसी को हम ग्राम दल रक्षा दल कहते हैं। समझ गए। ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले सभी स्त्री पुरुष जिसका उम्र 18 से ऊपर होता है वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसमें बैठक मुखिया बुलाता है, वर्ष में कम से कम 4 बार। मुखिया जी है, वर्ष में कम से कम कितना बार बैठक बुलाता है, सभी लोग से अपना समस्या विचार विमर्श लेता है, कम से कम साल में 4 बार। समझ गए, इतना बात याद रखेंगे। मुखिया भी होता है इसका अंग ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिक के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है। यह ग्राम सभा का अध्यक्षता करता है, मतलब इसका मालिक होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के होता है। इसका कार्य क्या है, पंचायत के क्षेत्र के विकास के बजट एवं वार्षिक योजना बनाना। मुखिया जी का काम है कि पंचायत को विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं वह बना। प्राकृतिक आपदा में सहयोग करना, सामुदायिक कार्यों को सहयोग करना, जो सामुदायिक सभी के लिए कार्य है उसको करना, रोड बनाना, सड़क बनाना, स्कूल को देखरेख करना मुखिया जी का काम है। अब देखिए ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। ग्राम कचहरी भी ग्राम स्तर पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपादित करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया गया है, अभी पूरे बिहार में है। ग्राम पंचायत का न्यायालय कहा जाता है इसे। ग्राम कचहरी को ग्राम पंचायत का क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है, न्यायालय कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रभारी को सरपंच कहा जाता है, यह भी चुनाव द्वारा होता है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। शक्ति क्या होता है, इसे दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के अधिकार दिया जाता है। इसको दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का अधिकार दिया जाता है सरपंच साहब को। समझ रहे हैं, इतना बात आप लोग बहुत सुंदर से, आपके गांव घर का है, जो बच्चा गांव घर में है तो सब बात तो बहुत सुंदर से जान रहे हैं। आगे हम लोग जिला परिषद के बारे में चलेंगे, उसके बाद नगर के बारे में, इसका प्रमुख काम देखेंगे, नगर के बारे में देखेंगे, उसके बाद चैप्टर लास्ट हो जाएगा। समझ गए। तो अभी पंचायत के बारे में देखेंगे, उसके बाद ये सब कॉमन है, तो सत्ता की साझेदारी हुआ है तो सब काम कर रहे हैं। तो देखिए जिला परिषद के 3 काम लिखे। जिला परिषद का क्या काम है, सड़क की और गली में बिजली का प्रबंधन, स्वस्थ जल प्रबंधन एवं जिले के तहत अंचल की सफाई, जिले में जो प्रखंड अंचल है उसकी सफाई करना जिला परिषद का कार्य है। नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्य के लिखे। ग्राम पंचायत का काम खत्म हो गया, नगर परिषद क्या होता है इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। अब हम शहर की ओर आते हैं, तो नगर परिषद का गठन नगर पंचायत से बड़े शहरों में किया जाता है जहां आबादी 2 से 3 लाख होती है। नगर परिषद की आबादी कितना होती है, 2 से 3 लाख होती है। अब नगर परिषद का काम क्या है, नालियों का निर्माण कराना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंध करना, सड़क एवं नाली में बिजली का प्रबंध करना, प्राथमिक शिक्षा का लिए स्कूल का निर्माण कराना, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल बनाना, महामारी से बचाव एवं आग से सुरक्षा प्रदान करना, यह सब नगर परिषद का काम है। आप 2-4 कम से कम जरूर याद रखेंगे और याद भी होगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, क्योंकि यह सब आम चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे नगर निगम। यहां पढ़े थे नगर परिषद, दोनों में अंतर है। नगर परिषद छोटे स्तर पर, नगर निगम बड़े स्तर पर होता है। नगर परिषद क्या है इतना समझ लीजिए, इसका कार्य क्या है। अब यह भी समझेंगे नगर निगम क्या है, इसके कार्य क्या है। यह आपका इतना बड़ा लिखने के लिए होगा। इसके आय का स्रोत भी है, तो यह आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, तब लिखिएगा, नहीं तो इतना बड़ा नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो उसको एक लाइन में शॉर्ट कर दिया। यह एक स्थानीय शासन की संस्था है। यह कौन सी है, देखिए नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत, यह सब स्थानीय स्वशासन की प्रकार है, आप जान रहे हैं, जिसका गठन बड़े बड़े शहरों के लिए किया जाता है। हम बताए थे, इसीलिए वहां काटे थे हम, इसीलिए काटे थे। समझ गए, यहां जो हम आपको काटे थे इसीलिए काटे थे, यहां छोटे लिखा हुआ था। यहां देखिए आपको दिखा रहा है, यहां देखिए, यहां जो लिखा है महापौर छोटे स्तर पर, मेयर बड़े स्तर पर, यहां छोटे स्तर पर जो लिखा हुआ नहीं, यह गलत है। समझ गए, यह गलत है, इसलिए हम इसको काटे थे। आगे आइए, यहां देखिए, यह एक जबकि भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में स्थापित हुआ था। देखिए कितना पुराना है। सबसे पहले नगर की स्थापना मद्रास में हुआ था, जिसको अब नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। जबकि बिहार में पटना जिले में 1952 ईस्वी में किया गया था। बिहार में कब नगर की स्थापना किया गया नगर निगम की,
तो 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रत्येक नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहते हैं। वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। इसके प्रमुख कार्य और आय के स्रोत निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है, कार्य क्या है और आय का स्रोत क्या है, सब पढ़ेंगे। देखिए इसका प्रमुख कार्य पहले देखिए, नल नाली का निर्माण करना। नाली का निर्माण करना सिर्फ कहिए ना, नाली का निर्माण करना, आपदा का सुरक्षा, महामारी से सुरक्षा, शौचालय का निर्माण करना, गंदगी को सफाई कराना, उत्तम जल की प्रबंध। आप सब में 1 2 3 दूना 6 तो ये हो गया, एक साथ हो गया। मानव एवं पशुओं के अस्पताल बनाना। लगभग सबका काम एक ही है, क्योंकि जन सुविधा ही उसको देना है, जनता की सुविधा ही देना है। यह देखिए, उसका आय का स्रोत की बात करें तो आय का स्रोत की बात करें तो नगर निगम की बात करें हम, आय की स्रोत की, आय उसको कहां से आता है, तो आप कह सकते हैं इसको घर में, जानते हैं जो शहर में घर है उसको भी टैक्स लगता है, तो घर के टैक्स से, मनोरंजन सिनेमा चलता है उसको टैक्स से, जल के टैक्स से, यह 3 प्रकार से टैक्स उसके स्रोत होता है, आय का नगर निगम का स्रोत होता है। यहां तक आपका यह क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसका, यह सवाल का जवाब बहुत छोटा ही है, यह लिख सकते हैं यहां तक। उसके बाद हम लोग कुछ अलग टॉपिक जो फैक्ट है याद करने वाला वह याद करते हैं। देखिए मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में क्या क्या, अनुच्छेद 395 था जिस समय संविधान बना, जिसका 26 जनवरी 1951 में जो लागू हुआ, 1950 में जो लागू हुआ, वह संविधान में मूल संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय ए है और अभी वर्तमान में ए है, ठीक है। तो उस समय अनुच्छेद 395 था, अभी 495 है, लेकिन है 395, लेकिन उसमें क ख ग घ करके सब जोड़िएगा तो कुछ अमेंडमेंट जो हुआ, सुधार जो हुआ है, उसी से 495 गिनती करके लगता है। इसमें मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अब 6 हो गया। एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया, याद रखेंगे। कौन सी अधिकार हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक। अनुसूची पहले 8 था, अब 12 हो गया, यह भी याद करना होगा 12 अनुसूची कौन कौन है, समझ गए। तो मौलिक कर्तव्य पहले 0 था, कुछ भी नहीं था, उसके बाद अभी वर्तमान में 11 है, याद रखेंगे। भाग कितना है, 22 था, अब 25 है, बड़े वर्तमान में भी 22 है, यह तो को करके। और विषय की बात करें, संघ सूची में पहले 97 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। राज्य सूची में विषय पहले 66 था, अब 61 हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत सुंदर से याद कर सकते थे। कुछ बच्चा के सस्पिशन होगा, सर आपको 61 याद करवाए थे, यहाँ 66 क्यों। भैया संविधान बनने के समय इतना था, इसमें से 5 निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जबकि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बना सकता है। लेकिन वर्तमान को आपको याद रखना है कि 61 है राज्य सूची में और केंद्र सूची में 100 है, समझ गए। तो यह बात आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची की संख्या। यह अनुसूची लिखा हुआ है, अनुसूची की संख्या। अनुसूची जो कौन 12 होता है, अभी हम बताए आपको अनुसूची कितना होता है, 12 होता है। यह यदि आप 12 अनुसूची में कौन कौन चीज लिखा हुआ है यह जान लेते हैं, तो कोई भी नौकरी के एग्जाम जाते हैं तो आपको 1 नंबर पक्का है। तो आप कहेगा अनुसूची 1 में क्या चीज का वर्णन है, तो कहिएगा राज्य एवं राज्यों एक का संघ है। राज्य, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। अनुसूची 1। 2 में महत्वपूर्ण व्यक्ति का वेतन का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में महत्वपूर्ण व्यक्ति का शपथ का वर्णन किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, यह सब का वर्णन किया गया है। 4 में राज्यसभा लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST का वर्णन किया गया है। 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासियों के बारे में, मतलब यह असम, मेघालय, मिजोरम के आदिवासियों लोगों के, SC लोगों के आरक्षण की बात किया गया है। और 7 अनुसूची में समवर्ती सूची है और 8 में भाषा है। 7 में क्या है, अनुसूची 7 में आपका समवर्ती सूची है। यहां कुछ मेरे प्यारे बच्चों कुछ गलत बुझा रहा है, रुकिए। अनुसूची 7 में क्या है यह थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। अनुसूची
हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा। यहां आप समवर्ती सूची ना हटाकर लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिख सकते हैं शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा है। ठीक है, क्या है अनुसूची 7 में शक्ति का क्या है बंटवारा है, यानी समवर्ती सूची। ठीक है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का है। यहाँ अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 9 में भूमि सुधार है, 10 में दल बदल कानून है। दल बदल क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। 11 में पंचायती राज व्यवस्था और 12 में नगर पालिका की वर्णन किया गया है। पहले 8 ही था, यह चारों बाद में जोड़ा गया है, 9, 10, 11, 12। समझ गए पंचायत, और क्योंकि यह 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है अनुसूची। तो पहले इतना बात यदि याद कर लेते हैं तो आपको भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करता हूं कि सभी अनुसूची आप लोग बहुत सुंदर से याद कर लेंगे और बड़ी तन और मन धन से याद कर लेंगे, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। आपका यह सवाल लास्ट ही होगा, 2-3 मात्र 2 सवाल हैं, आपका पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए कहां हम ज्यादा समय लेते हैं, मात्र 1.5 घंटा हुआ है, आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होने का है और यह 2 सवाल मात्र बचा हुआ है और आसान है, कोई भारी नहीं है। बिहार में छात्र आंदोलन के वर्णन करें तो बिहार में जो छात्र आंदोलन का जो नेता था ना, जयप्रकाश नारायण जी थे, और यह भूखमरी हो गया था। बिहार तो बीमारू राज पहले से है और यह भूखमरी के कगार पा गया था, इसलिए कि इंदिरा गांधी के सरकार में उसने बोला था गरीबी को हम हटा देंगे, लेकिन गरीबी हटा नहीं था। हम कहानी नहीं कहेंगे, इसको पढ़ के सुना देते हैं, बहुत सुंदर से आप समझ जाए। देखिए बिहार में छात्र आंदोलन का शुरुआत 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बिहार में छात्र आंदोलन कब शुरुआत हुआ, तो 1974 ईस्वी में। किसने के नेतृत्व में शुरू हुआ, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इंदिरा गांधी के सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्या को समाधान करना। इसका क्या उद्देश्य था, छात्र आंदोलन का उद्देश्य था जो इंदिरा गांधी की सरकार था उसको गिराना है और जनता की जो समस्या है उसका समाधान करना है। क्योंकि सरकार, कांग्रेस की सरकार में 1971 में गरीबी हटाओ को नारा लगाया था और जनता के अनेक प्रकार से झूठे वादे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, वस्तुओं को दाम में कमर तोड़ महंगाई हो गई, लोगों को जीना दुर्लभ हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था। इस बात को लेकर जेपी यानी जयप्रकाश बाबू ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा, एक बैठक बुलाया, जिसमें लाखों की लाखों संख्या में जनता ने अपना समर्थन किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार बना। अब 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, छात्र आंदोलन, यह सफल हो गया, क्योंकि इसमें लाखों लाखों की जनता में लोग उभर कर उसमें आए। किसके विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, भूखमरी के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वो लोगों को जीना दुर्लभ हो गया था, तो इंदिरा गांधी के अंततः सरकार गिर गई और वहां जनता पार्टी का सरकार बना। सबसे पहले आजादी के बाद सबसे प्रमुख जनता पार्टी का सरकार सबसे पहले दूसरी पार्टी का सरकार 1977 ईस्वी में बनाया गया। अब आइए अंतिम लास्ट सवाल है, ये आपका दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, सरकार को प्रभावित कर किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी में भाग लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट, दबाव समूह क्या होता है जानते हैं? दबाव समूह ऐसा व्यक्ति होता है कि देखिए सरकार पर दबाव डालता है, यानी विपक्षी लोग जिसको कहते हैं आप लोग, विपक्ष में जो खड़ा रहता है, जो स्ट्रॉन्ग विपक्ष, ऐसे अभी जैसे वर्तमान में बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष में खड़ा है। ठीक है, तो उसी को हम दबाव समूह कहते हैं, कि उसको दबाव देकर काम करवाना कि यह काम नहीं हो रहा है। समझ गए, इसी को हम दबाव समूह कहते हैं। देखिए ना, आप समझिए ना, बहुत सुंदर समझ में, व्यक्तियों के वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझा रहता है, जिसे दबाव समूह कहते हैं। देखिए यहां से आपको कोई विशेष समझ में नहीं आएगा।
लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझा रहे, इसे दबाव समूह कहा जाता है। यह परिभाषा हम सही नहीं मानते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आगे समझिए। दबाव समूह में सामाजिक विभाजन जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति का सत्ता की साझेदारी में पहचान नहीं मिलती है, फिर भी सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है। यह चुनाव में खुद नहीं लड़ता और न ही प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है, फिर भी राजनीतिक बल और सरकार को प्रभावित कर देता है, जिससे किसी भी देश का विकास रुक जाता है। सुनिए, दबाव समूह की बात मैं आपसे वापस लेता हूं, यहां दूसरी चीज लिखा गया है। दबाव समूह अच्छे व्यक्ति के समूह नहीं होता है, समझ गए। इससे आपको ऊपर वाला भी सही है, इसको हम फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हम जो अभी बताए हैं उस बात को मैंने आपसे वापस करता हूं और फिर से आपको इस समझाने की कोशिश करता हूं। दबाव समूह वह व्यक्ति होता है जो चुनाव भी नहीं लड़ता है, या समाज में विभाजन करने के जन्म के आधार पर कह गए जातिवाद करो या धर्मवाद करो, वो जाति में तरह तरह का विवाद लगाते रहता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करने का काम करता है और स्वयं का लाभ चाहता है। झूठे से देखिएगा, बहुत आदमी हड़ताल कर देगा, सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव झिंगाबाद। मतलब झिंगाबाद कहने का मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों कि बिना काम के सरकार को विरोध करना, यानी अपने लाभ के उद्देश्य से विरोध करना। आप देखिए, बिना काम के चुनावी और सरकार के विरोध करिएगा तो इसमें देखिए तो क्या होगा, तो देश के विकास में अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा, इसलिए देश का विकास रुक जाता है। दबाव समूह अच्छी बात नहीं है, यह बहुत खराब चीज है दबाव समूह, समझ गए, जो कि सरकार के दबाव बनाता है, कि गलत तरह से उकसाता है कि मेरी जाति फलना है, मुझे इतना वोट दो, मुझे इतना फायदा दो, इतना लाभ दो, जिससे समाज में विभाजन पैदा कर देता है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगला तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। अब देखिए कैसे लड़ाई होगा, जैसे राजनीतिक दल हम पढ़े थे, राजनीतिक दल में कैसे कंट्राडिक्शन होगा, कैसे इसमें देखिए दोनों के बीच लड़ाई होगा, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।